हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉन्टिंग हॉरर स्टोरीज। मैं पूजा, आपकी दोस्त, आपको कुछ ऐसी घटनाएं सुनाऊंगी जो हमारी लाइफ में डेली घटित होती हैं। लेकिन ये घटनाएं कुछ अलग हैं क्योंकि ये घटनाएं सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करने ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी सौरभ और मनीष के साथ 2011 में घटी थी। सौरभ के गांव में स्कूल 10वीं तक होने के कारण उस गांव के पास एक कस्बे में किराए के मकान में रहना पड़ा था। वैसे तो वो भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं रखता था और वो बहुत निडर था, इसलिए बिना किसी जगह के जाने वो कहीं भी रहने को तैयार हो गया। कस्बे में उसने एक कमरा किराए पर लिया, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस कमरे का किराया अकेला दे सके। इसलिए उसने अपने साथ अपने एक दोस्त मनीष को इसी कमरे में रहने की बात कमरे के मालिक से की और ताज्जुब हुआ कि कमरे का मालिक मान भी गया, जबकि वह कमरा दूसरे किराए के कमरों से सस्ता था। मगर कमरे के मालिक ने एक शर्त रखी थी कि शाम 5 बजे के बाद कमरे के पीछे की खिड़की मत खोलना। सौरभ भूत प्रेत जिन्नात की बातों में विश्वास नहीं करता था क्योंकि वह भगवान की बहुत पूजा करता था और उसे उन पर विश्वास था। उस समय उसकी उम्र करीब 16-17 साल की थी। अभी कुछ समय तक सब सामान्य चल रहा था। उन्हें यहाँ रहते रहते 2 सप्ताह हो चले। उन दोनों को ऐसा रूटीन था कि सुबह दोनों मिलकर काम करते, स्कूल जाते और स्कूल से वापस आकर पढ़ाई में लग जाते। रात को खाना बनाकर, और क्योंकि सुबह स्कूल के लिए जाना होता तो खाना खाकर जल्दी सो जाते। और इतवार की छुट्टी होती तो वो दोनों शनिवार को स्कूल से ही अपने गांव चले जाते थे। मगर एक दिन स्कूल से लौटते समय मोहल्ले के लड़कों की बातें सौरभ के कानों में पड़ी। उसे देखकर वे लड़के चुप हो गए। सौरभ ने सुना वो लड़के उस कमरे के बारे में बात कर रहे थे जिसमें वे रहते थे। एक लड़का बोला, ना जाने इन्हें उस कमरे में कैसे नींद आ जाती है और ये लोग कैसे वहाँ रहते हैं जहाँ आज तक कोई भी किराएदार 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाया। दूसरा लड़का बोला, शायद अभी इन्हें पता नहीं है कि, और इतना कहकर उसकी तरफ देखा और ये चर्चा बंद कर दी। लेकिन उन लड़कों की बातों ने सौरभ को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या है इस कमरे में जो उन्हें पता नहीं है। कमरे पर जाकर सौरभ ने सारा किस्सा मनीष को बताया, मगर उसने ये कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। आज रात सौरभ को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबा था कि आखिर क्या है इस कमरे में। खैर 2-4 दिन निकल गए। अगले दिन 15 अगस्त की उनकी छुट्टी थी, इसलिए वह घर चला गया। शाम को वापस आते समय रास्ते में पता चला कि एक बस स्टैंड के पास एक्सीडेंट हो गया है जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सौरभ वापस अपने कमरे में आ गया। तभी थोड़ी देर में एक एम्बुलेंस की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उन दोनों ने बाहर निकलकर देखा, मगर आवाज़ कमरे के पीछे से आ रही थी। तो उन्होंने कमरे के मालिक की चेतावनी याद किए बिना
कि कमरे के पीछे वाली खिड़की शाम को 5 बजे के बाद मत खोलना। उत्सुकता में वह खिड़की खोल दी। करीब शाम के 7 बजे थे। उन्होंने देखा उनके कमरे के पीछे एक मुर्दा घर है जो आज तक उन्होंने ना देखा था और ना ही कभी सुना था। अब उसे समझ आने लगा उस दिन वह लड़के इस कमरे के लिए ऐसा क्यों बोल रहे थे। सौरभ ने बाहर निकलकर लोगों से पूछा तो पता चला बस स्टैंड पर 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और उन लाशों का अभी पता नहीं चला, इसलिए उन्हें अभी मुर्दा घर में ही रखा गया है। आज उन्हें यह सब पता चलने के बाद यह उनकी पहली रात थी। रात के करीब 12 बज चुके थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बातचीत कर रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब डर और बढ़ गया। उन्होंने फैसला किया जल्द से जल्द ये कमरा छोड़ देंगे, पर मनीष ने बताया हम इस महीने का किराया दे चुके हैं और अभी 10 दिन बाकी हैं महीना ख़त्म होने में, इसलिए जैसे तैसे वही काटने होंगे। मनीष को उस रात किसी ज़रूरी काम से अपने घर जाना पड़ा और आज सौरभ को 2-4 दिन अकेले उस कमरे में रहना था। उस रात सौरभ एक दोस्त के यहाँ से उसके जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था। करीब 11 बजे थे। सौरभ अकेला उस गली के रास्ते चला जा रहा था। वैसे तो वो निडर था, मगर मुर्दा घर का डर उसके अंदर पैदा हो गया था और उसको आसपास से भयानक आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। लेकिन वो हिम्मत जुटाकर आगे चलता रहा। रात काफ़ी हो चुकी थी और पेड़ों के सूखे पत्तों की आवाज़ें ऐसी सिरन पैदा कर रही थी जिससे सौरभ बहुत डर गया था, लेकिन वो बढ़ता गया। अचानक उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने जो देखा वह किसी की जान सुखा सकता था। उसने देखा एक आदमी उसके सामने बैठा था। उसकी रोने की आवाज़ें बहुत ही डरावनी थी। उसने करहाते हुए आवाज़ में पूछा, कौन कौन हो तुम? इतना बोलते ही वो आदमी धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमने लगा। सौरभ ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसके प्राण ही सूख गए। बड़े बड़े बिखरे बाल, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखों की जगह खाली गड्ढे और उनमें से निकलता खून, टेढ़ी एक तरफ झुकी गर्दन और शरीर पर चोटों के निशान। यह सब देखकर सौरभ के हाथ पैर कांपने लगे। वह मुड़कर तेजी से पूरी जान लगाकर दौड़ा, मगर ज़्यादा दूर नहीं भाग सका और गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। कुछ पल बाद उसे ऐसा लगा जैसे सारा माहौल एकदम शांत हो गया है और उसने उठकर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे तैसे वो वापस कमरे पर पहुंचा। उसके शरीर में कपकपी ऐसी थी जैसे उसे कोई करंट लगा हो। उसका शरीर तप रहा था। उसने सारा हाल मनीष को बताया। वो चुपचाप अपने पलंग पर सोने चला पड़ा। अचानक उन्हें लगा कोई कमरे के पीछे वाली खिड़की, जिसके सामने एक मुर्दाघर था, उस खिड़की को खटखटा रहा है। रात के लगभग 1 बजे का समय था। उन्हें बाहर से किसी के रोने की आवाज़ें फिर से आने लगी। इस बार मनीष ने भी आवाज़ें सुनी और उठकर दरवाज़ा खोलकर देखने चला गया। मनीष ने जैसे ही दरवाज़ा खोला
बहुत डरावना आदमी कमरे के बाहर खड़ा था। यह देखकर मनीष बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा। सौरभ ने मनीष को उठाकर कमरे में लाया और पानी छिड़का, तब जाकर वो होश में आया। सौरभ ने मनीष से पूछा, कौन था बाहर? आराम से बता मुझे। मनीष अभी तक कांप रहा था। धीरे से रुहासे शब्दों में बताया, जिस आदमी को बाहर देखा था वो बहुत भयानक था। वह आदमी वैसा ही था जैसा सौरभ ने उस दिन देखा था। वह कमरे के बाहर बैठा हुआ किसी की हड्डियां खा रहा था। उसके पास किसी मुर्दे की लाश पड़ी हुई थी और वो उसका सीना फाड़कर उसका कच्चा मांस और हड्डियां चबा रहा था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। 4-5 दिन बाद कस्बे के लोग एक अजीब सी बदबू से परेशान थे। बहुत छानबीन करने के बाद पता चला वो बदबू सौरभ और मनीष के कमरे से आ रही है। तो कस्बे वालों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर देखा और पाया वहाँ सौरभ और मनीष की लाश चिथड़े चिथड़े हो रखे हैं, जैसे किसी दरिंदे ने उनके शरीर को नोच नोच कर खाया हो। वहाँ का मंजर एकदम भयानक था और तब से उस कमरे को मुर्दाघर से जोड़कर बंद कर दिया और फिर वहाँ किसी ने कदम नहीं रखा।